हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका कि 9 तारीख में पेपर होना है हिंदी का, उससे संबंधित आजकल कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए। और आपके पेपर से जो संबंधित जितनी भी यूनिट्स हैं और जितने भी टॉपिक हैं, सभी हिंदी मिरर पर कराए गए हैं। तो उन यूनिट्स को भी आप जो चेक कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर। अभी जो हम लेकर आए हैं, जो आपकी लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट, यानी कि चैप्टर 8। इसमें आपके 2 कवि हैं, श्रीधर पाठक, और साथ में आपके जो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, उनसे संबंधित आपकी 2 कविताएं हैं। जो श्रीधर पाठक हैं, उनकी कविता है सांध्यारण और देहरादून सुषमा। और आप मान के चलिए, देहरादून सुषमा जो है, इसका जो है सारांश हमेशा आता है, और 99% इसके चांसेस हैं कि इसका सारांश लिखने के लिए आता है। और सांध्यारण से आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। और रही बात श्रीधर पाठक की, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि एग्ज़ाम जब तक आपका आएगा तब तक आपको काफ़ी वीडियोस देकर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। और लाइक तो बनता है, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में आपकी और भी कोई क्वेरी है किसी यूनिट को लेकर तो ज़रूर बताएं, क्योंकि वैसे काफ़ी कंटेंट मैं डाल चुकी हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। जो फर्स्ट यूनिट है वो सारा आपका भाषा से संबंधित है। फिर आपकी जो दूसरी यूनिट है उसमें कबीर और मीरा हैं, उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फिर तीसरी यूनिट में आपके 2 कवि हैं, मतीराम, और जो आपके देव हैं, जो रीतिकाल के कवि हैं। और चौथी यूनिट में आपके दिनकर हैं और श्रीधर पाठक हैं, जो कि आधुनिक काल के कवि हैं। क्योंकि आपका जो पेपर का नाम है वह आधुनिक हिंदी साहित्य, तो उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और जो आपका आधुनिक काल है, तीनों ही आते हैं। लेकिन उन्होंने जो आपका रीतिकाल है, तो उसमें रीतिकाल और भक्तिकाल, मध्यकाल लिया है इन्होंने, ठीक है। और आदिकाल में सिर्फ आपको भाषा से संबंधित पढ़ना है और उसकी विशेषताएं जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विशेषताएं जरूर आएंगी। विशेषताएं आप भक्तिकाल की भी कर लीजिए और आदिकाल की भी कर लीजिए और आधुनिक काल, तीनों ही काल की। लेकिन जो विशेषताएं महत्वपूर्ण रहेंगी आपके लिए वह भक्तिकाल और आदिकाल की रहेंगी। तो चलिए आपको बता देते हैं, श्रीधर पाठक के जो काव्य वैशिष्ट्य है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। काव्य वैशिष्ट्य में यानी कि काव्य की जो विशेषताएं हैं इनके, तो पहला है सजीव वर्णन, दूसरा है अलंकार प्रयोग, फिर है देश प्रेम, इसके बाद भाषा, इसके बाद मुक्तक काव्य शैली, प्रकृति प्रेम। तो ये 6 इनके हेडिंग हैं जो इनके काव्य की विशेषता रही हैं। नेक्स्ट है आपका श्रीधर पाठक के कृतित्व, यानी कि जो उन्होंने काम किया अपने काव्य को लेकर, उसके बारे में यहाँ बताना है। यहाँ से भी आप इसको, अगर प्रश्न एक ही बनता है कृतित्व के बारे में, तो जो यहाँ पर काव्य की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसको भी आप यहाँ पर अटैच करके इस प्रश्न का आंसर बना सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला पूछा जाता है, ऊपर वाला भी उठा सकते हो, यहाँ पर अटैच कर सकते हो। अगर ऊपर वाला पूछा जाता है तो यहाँ से उठाकर भी आप उनके कृतित्व के बारे में यहाँ पर काव्य विशेषताओं में भी बता सकते हो। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या है कि इन्होंने जो है ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, और खड़ी बोली का उन्नयक कवि इनको कहा जाता है। अगर आपने भाषा से संबंधित नहीं देखा है तो ये मैंने आपको बताया है खड़ी बोली के बारे में, ब्रजभाषा के बारे में। जो हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका एक सीक्वेंस है। पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर पाली के बाद प्राकृत आई, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश के बाद फिर जो सारे अपभ्रंश को अलग अलग पार्ट में इन्होंने बांट दिया। तो जो षोडशिनी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 भाषाएं आती हैं, जिसमें खड़ी बोली भी है और ब्रजभाषा भी है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे है आपकी जो इन्होंने रचना है, खड़ी बोली की कविता माना जाता है। इनकी एक रचना है एकांतवासी योगी, उसको जो है खड़ी बोली की रचना माना गया है। और उज्जड़ ग्राम कविता इनकी ब्रजभाषा में रचित है। ये आपका एमसीक्यूज में बन सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे है अनुदित। अनुदित का मतलब है जैसे आपने कोई और
कहीं से उठाया कंटेंट का मतलब आपने किसी का भी नाटक ले लिया, किसी का उपन्यास ले लिया और वो आपने संस्कृत भाषा के ले लिया या फिर आपने अंग्रेजी का ले लिया, किसी भी भाषा से अदर से हिंदी को छोड़कर, तो उसको आपने हिंदी में अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, है ना। तो जिसमें ऋतुसंहार है इनका, एकांतवासी योगी है, उज्जवल ग्राम है, श्रांत पथिक है आदि हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको बताया भी गया था कि जो एकांतवासी योगी खड़ी बोली की कविता है और उज्जवल ग्राम कविता इनकी ब्रजभाषा में रचित है। चलिए आगे देखते हैं मौलिक रचनाएं। जो रचनाएं इन्होंने खुद से लिखी हैं, मौलिक रचना वो होती है जिसे हम खुद से लिखते हैं, उसमें हम किसी से कुछ भी कंटेंट नहीं लेते हैं। तो वो है इनकी मनोविनोद विभाग, यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं, जो आपके सिलेबस में देहरादून है और कश्मीर सुषमा है। ठीक है, तो ये दो आपके सिलेबस में भी हैं यहाँ से। तो श्रीधर पाठक का जीवन परिचय आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको पोस्ट कर लीजिए वीडियो को या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अब है भाषा शैली। भाषा शैली में थोड़ा बहुत आप ऊपर पढ़ चुके हैं और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रजभाषा है और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब एकांतवासी योगी मैंने आपको बता दिया है कि खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और दूसरी पुस्तक इनके जो श्रांत पथिक है वह भी खड़ी बोली में ही प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए उज्जवल ग्राम आपको बताई दी है कि ब्रजभाषा में है, बाकी इन्होंने इनकी भाषा में अरबी फारसी शब्द के भी बोल देखे जा सकते हैं। अब आ गए हैं इनकी देहरादून सुषमा की जो व्याख्या है उसको देख लीजिए। अगर सारांश आता है इसमें तो सारांश आप वहीं से इसका थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके आप यहाँ से सारांश लिख सकते हो। ठीक है, अगर व्याख्या तो बहुत रेयर ही आती है, सारांश ही आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्याख्या तो ना देखें, इसका सारांश देखते चलें। कवि कहता है कि कश्मीर प्रकृति अकेले में बैठकर अपना रूप संवारती है, जान पड़ता है कि बार बार वह वेश बदलती है, क्षण भर में उसकी छवि पुनः बदल जाती है। यहाँ के पवित्र जलाशयों को दर्पण बना अपने मुख को प्रतिबिंबित को निहारती रहती है और अपने रूप सौंदर्य पर स्वयं ही तन मन निछावर करती अनुभव होती है, यानी कि अपने आप पर ही रीझती रहती है। कवि कहता है कि प्रकृति अपनी प्यारी छवि को देखकर और सजती है, सजाती है इस धरती पर और प्रसन्न होती है, अपने भाग्य को सराहना करती है। उसे ऐसा सुंदर चित्र मिला, वह विविध विलास से भरे यौवन के गीत सुनाती हुई कभी लटकती है, कभी खिलकती है, कभी प्रसन्न होती है, कभी स्वयं को देखती है और सजी धजी प्रकृति चारों ओर थिरकती घूमती रहती है। तो ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है पल पल रूप परिवर्तित होते रहते हैं, और ये कश्मीर में ही नहीं, ये हर जगह होता है। जब मौसम बदलता है तो कभी धूप, अब जैसे आजकल आप देख भी रहे हैं, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो उसी परिवर्तन को लेकर उन्होंने कश्मीर में कुछ ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं पल पल, तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आगे है, हम ये तो नहीं देखेंगे पद्यांश, हम सिर्फ यहाँ पर आपको व्याख्या बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ी व्याख्या यहाँ पर ये नहीं है, इसको अगले हम व्याख्या पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसकी दूसरे की। कवि श्रीधर पाठक कहते हैं कि इस पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हुई वितस्ता नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी है, शोभायमान होती है। यहाँ शिव और उसके त्रिशूल की आभा भी चारों ओर व्याप्त है। हिम श्रृंखलाओं के बीच यह अद्रि मंडल अत्यधिक शोभायमान है, जो अपने द्रोणाकार रूप में अत्यंत सुंदर लगता है, सृष्टि को सुप्रदान करता है। कवि कहता है कि यहाँ किसी अदृश्य चित्रकार भी इतने मनोहारी चित्र बनाकर अपने कौशल का परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि उसे अपने रहने के लिए धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया है, अथवा विश्व भर की पवित्रता को पवित्र बनाए रखने के विधाता ने अपने कार्यों को गुप्त रखने के लिए इस सुदृढ़ संदूक का निर्माण किया है। तो कितना सुंदर पर यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, और ये सब आप सारांश में लिख सकते हो कि क्या क्या कवि ने कहा है कि कश्मीर में क्या क्या है। जब रूप परिवर्तन, पहले तो परिवर्तन के बारे में बताया, फिर जब परिवर्तन हो रहा है तो किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इस वाले पैराग्राफ में आपको ये सब वर्णन करना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो में थोड़ा आपको बताएंगे, कल इसको कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद दिनकर की जो कविता है हिमालय, उसका भी सारांश आपको कराएंगे। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, तब तक लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में कमेंट बॉक्स में इससे अदर आपकी कुछ भी आपकी क्वेरीज़ है तो ज़रूर सेंड कीजिए। और तब तक हिंदी की जो आपकी ये वीडियोज़ हैं
बीकॉम सेमेस्टर के स्टूडेंट सभी के लिए शेयर करें, क्योंकि आप ही नहीं हैं, पूरे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो हो सकता है आपके साथ साथ ये औरों के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में अगर हिंदी में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।